बायोलॉजी के इस नए सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। विज्ञान को हम एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं जिसमें 7 पार्ट आएगा, 7 लेक्चर का, और सातों में 7 तरह के यूनिट होंगे और सारे के सारे एमसीक्यू रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अप्रोच कुछ इस तरह से रहेगा कि जो समझाने वाला क्वेश्चन रहेगा उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे उन्हें स्किप करते हुए निकल जाएंगे हम लोग, यानी कि उस पर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइप 1 है, टाइप 1 यानी चैप्टर 1 है, इसी तरह के 7 चैप्टर होंगे इसमें। तो जो टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है, यानी कि इसका मुख्य काम क्या है। तो यह कोशिकीय श्वसन का जिम्मेवार है। तो हम लोग को मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि एनर्जी डेवलप करता है, पावर हाउस कहते हैं। तो यह कहाँ से एनर्जी क्रिएट करता है, तो कोशिकीय श्वसन करवा करके एनर्जी को क्रिएट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन। आगे है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो जो पादप कोशिका होता है उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक। लवक सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है, हमारे शरीर में किसी भी तरह का लवक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो सेलुलोज एक कठोर संरचना प्रदान करने वाला तत्व है। यह कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति हम लोग को मालूम होगा कि जो पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है काफ़ी कठोर होते हैं और उसमें सेलुलोज पाया जाता है। जो हमारा कागज़ बनता है वह पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है और कागज़ में भी सेलुलोज ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। तो आगे चलते हैं। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक एकक है, यानी कि जो इकाई होता है जीवित जीवों का वो क्या है, संरचना की दृष्टि से और प्रक्रियात्मक यानी कि प्रक्रिया की दृष्टि से। तो उसका आंसर हो जाएगा कोशिका। और ये हम लोग को बचपन से ही मालूम है, तो इसमें क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। कैसे है, वैसे बता देता हूँ कि जो कोशिका होते हैं छोटे छोटे होते हैं जिनको मिला करके बनता है पूरा उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर, इस तरह से। तो जो सबसे छोटे स्तर की होती है वो होती है कोशिका। आगे चलते हैं। तो जो आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिक घटना को हम लोग को देखा जाना होगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह आनुवांशिक है या नहीं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी है कि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। तो हम लोग डीएनए को देख करके पता करते हैं कि वह आनुवंशिक है या नहीं है, यानी कि जो मास्टर कॉपी होता है, मास्टर कॉपी को हम लोग फिंगरप्रिंट से यहाँ पर तुलना कर सकते हैं उसकी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिजन। प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन को हम लोग इंग्लिश में एंटीजन बोलते हैं। तो जिस भी ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, तो क्या होता है वो एंटीजन ही होता है। और यह क्या करता है ना कि जो एंटीबॉडी होता है उसको प्रेरणा देता है, यानी कि उसमें वह हेल्प करता है बनने में। तो जिसमें जो एंटीजन होता है उसके विपरीत ही एंटीबॉडी होता है, यानी कि जिसमें ए एंटीजन होगा, ए प्रतिजन होगा, उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगा। ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है उसमें। तो आगे देखते हैं। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु यानी कि कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है। सबसे छोटा कोशिका जिसे हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं उसका आकार होता है 100 माइक्रोन का। अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोप तो है नहीं जिसे देखा जा सके, दिखा दिखा के बताया जा सके, है ना। याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश है सबसे ज़्यादा अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है सॉरी फाइटोक्रोम के द्वारा। जो फाइटोक्रोम होता है वह सबसे पहले लाल रंग को सेंस करता है, वहाँ पर लाल रंग है या नहीं है। तो फाइटोक्रोम क्या करता है, लाल रंग को अवशोषित कर देता है। और उसके बाद जो क्लोरोफिल है ना वो लाल रंग को, लाल रंग का हेल्प से प्रकाश संश्लेषण बहुत ही फास्ट करता है। आगे देखते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाता है, यानी कि कोशिका किसके वजह से फूल जाता है। स्फीत का मतलब फूल जाना, तो वह अंतःप्राशरण के द्वारा होता है। यानी कि कोशिका जो फूलता है उसका कारण है अंतःप्राशरण। इसमें होता ही है ना कि कोई भी कोशिका है वो आसपास की नमी को सो करके अपने आप को फुला लेता है, ये होता है अंतःप्राशरण। इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्राशरण। आगे देखते हैं। तो अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है। अंतःशोषण जिसे हम लोग अंतःप्राशरण की दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो इसमें होता ही है ना कि किसी भी वैसे मीडियम में जहाँ पर अगल बगल कोई भी पानी वगैरह नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, तो वह वाष्प में मौजूद जल को अवशोषित कर लेता है, नमी को अवशोषित कर लेता है और
तो अपने आप को वही मतलब फुला लेता है, अंदर में पानी की मात्रा को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से फूल जाता है। तो वो क्या करता है कि अवशोषण करता है। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या नहीं कहते हैं, तो अवशोषण, इसमें जल का अवशोषण होता है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोल रहा है कि किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ भी हम लोग उसी से रिलेट करेंगे कि आयतन किस तरह से कोशिका का बढ़ेगा। तो कोशिका का आयतन बढ़ता है किसी भी घोल में जिसको वह अवशोषित कर लेगा ना, तो अपने आप को फुला लेगा। फुलाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यह घटना परासरणी दाब वाले घोल में देखी जाती है, यानी कि सम परासरणी, इसमें जिस द्रव का आयतन यानी कि सभी तरह से सभी जगह पे समान होता है, जिसकी वजह से वह दाब भी समान ही डालता है हर जगह पे। आगे देखते हैं। तो ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है। तो ऊतक जन 3 तरह के होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन जानना उतना जरूरी नहीं है, ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च मार सकते हैं। तो जिसमें जो बाहरी त्वचा होता है ना, उसको बोलते हैं त्वचा जन। तो जो ऊतक होता है, ऊतक जन, उसमें जो बाहरी त्वचा होती है उसको बोलते हैं त्वचा जन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वृक्काकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है। द्वार कोशिकाएं वृक्काकार की किसमें होती है। वृक्काकार की द्वार कोशिकाएं तो ये होती है द्विबीजपत्री, यानी जो जिसमें 2 ठो बीज होते हैं, उस तरह के पादपों में वृक्काकार की द्वार कोशिकाएं होती है। और हम लोग को मालूम होगा कि जो वृक्क होता है उसका आकार कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे करके ऐसे होता है, वृक्क होता है ऐसे, ये हम लोग को मालूम है। तो ऐसा ही कुछ जो द्विबीजपत्री होती है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है, आकार का 2 ठो बीज वाला बनता है। आप देख सकते हैं चना को अंदर से काट करके, तो उसमें ऐसे निकला रहता है, बीच में 2 भाग रहता है ना, तो ये अलग पार्ट होता है, ये वाला पार्ट अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन हमारा वो है डम्बेल आकार, यानी कि डम्बेल डम्बेल मतलब जिसे हम लोग करते हैं ना कसरत, वो कुछ इस तरह से होता है। ऐसे डम्बेल होता है जिसको हम लोग पकड़ करके ऊपर नीचे करते हैं हाथ से, वो ये डम्बेल। तो इसका डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है। तो किस में होता है, तो ये होता है आम में। नहीं, आम में तो होता है गुठली आकार का। आम में तो जो होता है हम लोग जानते हैं गुठली होता है। जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ गेहूँ में होता है डम्बेल आकार की कोशिकाएं, और उसमें जो जो कोशिका होता है उसका आकार कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके जाएगा ऐसे। पूरा डम्बेल नहीं होता है, लेकिन कुछ इस शेप में होता है डम्बेल डम्बेल आकार की कोशिकाओं का आकार। ठीक है, तो आप इसको गेहूँ से ट्रीट कर सकते हैं कि गेहूँ में ऐसा होता है। और गेहूँ का जो आकार होता है ना बीज का, वो कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा ही होगा, इसे बताने की क्या जरूरत है, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है। हरित ब्लॉक, ब्लॉक कहने का मतलब है एक, आप डब्बा समझ सकते हैं, हरा रंग का डब्बा ढेर सारा है, तो वो किस में होगा। तो जो जैव ईंटें एक तरह से ईंट की तरह दिख रहा है ना, ये जो ब्लॉक ब्लॉक है वो एक ईंट की तरह दिख रहा होगा आपको। तो जो जीव होता है ना, उसमें जो हरित ब्लॉक होता है वो ईंट की तुलना उससे कर सकते हैं। तो जो जैव ईंट होता है ना, उसको हम लोग हरित ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो जो आगे हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव क्या है। सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा का आकार कुछ अनिश्चित आकार के होते हैं, इसका कोई शेप नहीं होता है। अमीबा कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बना दो, वो हो गया अमीबा, जिसमें केंद्रक वगैरह होता है, यहाँ जो होता है उत्पाद होता है। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो है अमीबा, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि बार पिंड किस में पाया जाता है। जो बार पिंड होता है सिर्फ और सिर्फ मादा कायी कोशिकाओं में होता है, या पुरुषों में नहीं होता है। बार पिंड सिर्फ और सिर्फ मादा कायी कोशिकाओं में होता है। आगे देखते हैं कि पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा कौन, मतलब जो पैरामीशियम होता है उसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो जो पैरामीशियम होता है कुछ इस तरह के आकार का होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक गड्ढानुमा संरचना होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो ये आकार होता है ना, तो उसका काम होता है कि इसमें जितना भी उत्सर्जित पदार्थ है इसके थ्रू ये निकाल देता है बाहर की ओर, है ना। तो ये होता है साइटोपायज। पैरामीशियम में उत्सर्जित अंग होता है कौन सा, तो साइटोपायज। आगे देखते हैं।
एक मृत्युतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रहण ग्रहण करती है, मतलब अजैव पदार्थ को संग्रह करती है, उसे क्या कहते हैं? तो जो मृत्यु कोशिका होती है उसमें क्या होता है ना कि कुछ अपने एक थैला बनाता है। थैला में क्या करता है कि अंदर में अजैव पदार्थ को यानी कि अपशिष्ट को रखता है और जिसको ढो करके यानी कि यातायात के थ्रू बाहर जा करके निकाल देता है। तो जो वो होता है सबसे ही अलग कोशिका होता है, मतलब जो शरीर में होता है सबसे अलग तरह की कोशिका होती है मृत्युतक कोशिकाएं। ठीक है, तो विचित्र कोशिका है ना। और इसका जो नाम है आइडियोब्लास्ट है। इसका नाम आइडियोब्लास्ट है और सबसे ही अलग तरह की कोशिका होती है, विचित्र कोशिका होती है। आगे देखते हैं, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका प्रकार है? तो ये हम लोग को मालूम होगा कि यह शर्करा होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यही होता है इसका सूत्र। तो इसमें जो 6 होता है ना, 6 का मतलब होता है हेक्सा। हम लोग पेंट हेथ ये सब पढ़े ना, मेथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स। तो जो हेक्स होता है वो छठा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सोस शर्करा। इसका आंसर हो जाएगा हेक्सोस शर्करा। आगे देखते हैं, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। तो जीवाणु कोशिका होता है उसमें सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है उसमें किसी तरह का सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, इसमें और भी जैसे तत्व होते हैं जो कि बाकी कोशिकाओं में होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है इसमें। सिर्फ और सिर्फ इसमें अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो इसके अंदर में सिर्फ केंद्रक पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। केंद्र के बिना इसका कुछ भी क्रियाविधि संपन्न नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, क्या सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव हम लोग उसे बोलते हैं जो कि अविकसित होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है जो आगे हम लोग देखेंगे इसमें। और सबसे छोटा जीव जो कि प्रोकैरियोटिक है वो कौन सा है? तो वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। आगे देखते हैं, जो स्टार्च या शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च यानी कि जो मंड होता है, मंड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम लोग नहीं करते, मतलब वही जो पेड़ पौधा होता है वही करता है। तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो ये जो रंध्र का द्वार होता है उसको खोलने रखने के लिए। हम लोग को मालूम होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने रंध्र की वजह से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें यहाँ पर करके बहुत सारा रंध्र होता है कोशिका में। तो वो जो है ना किसकी वजह से हो पाता है, रंध्र किसकी वजह से खुला रहता है? तो जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट होता है शर्करा में, जिससे मिलता है एनर्जी। और उस एनर्जी की हेल्प से उसका जो रंध्र होता है वो रंध्र द्वार खुल पाता है। अगर वो एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो कोशिका क्या होगा, अपने रंध्र को नहीं खोल पाएगा, बंद करके रखेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर में जो वाटर है बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। वाटर की वजह से पूरा फूल जाएगा, फूलने के बाद वो पूरा मोटा होकर फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से कैंसर हो जाएगा। रंध्र द्वार को खोलने के लिए इसका काम होता है। आगे देखते हैं, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ये तो भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो ग्लूकोज होता है उसका काम एनर्जी देना होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका काम एनर्जी देना होता है। जितना भी मीठा चीज़ होता है सब में ग्लूकोज पाया जाता है। तो उस ग्लूकोज को लेने पर हम लोग को क्या मिलता है? तो एनर्जी मिलता है। ग्लूकोन डी वगैरह आप लोग सुने होंगे नाम, उससे भी एनर्जी ही मिलता है। आगे देखते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें पूछा गया है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कौन सा ऐसा होता है जो बाकी सब में, मतलब जो विषाणु होता है उसमें कौन सा ऐसा अलग चीज़ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। जो कोशिका भित्ति होता है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में और कुछ हद तक जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है। लेकिन जो वायरस होता है ना, वायरस में क्या होता है कि प्रजनन करता है किसी भी परपोषी में जाकर के, और इसका जो स्वभाव होता है परजीवी के तरह पूरी तरह से मिलता जुलता है। इसमें डीएनए और आरएनए भी मौजूद होता है, लेकिन इसका जो सतह होता है, इसका जो शरीर होता है वह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से नहीं बना होता है। तो क्या चीज़ से बना होता है? तो यह प्रोटीन के खोल से उसका झिल्ली तैयार होता है, उसका शरीर तैयार होता है, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो गाजर होता है, गाजर का रंग किसके कारण वैसा होता है, यानी कि जो नारंगी होता है किसकी वजह से होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से जो गाजर होता है उसका रंग नारंगी होता है। ठीक है, कैरोटीन की वजह से इसका रंग नारंगी होता है। आगे देखते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें तो डीएनए होता ही है।
अगला जो सवाल पूछ रहा है कि न्यूक्लियस से बाहर डीएनए और कहाँ होता है, तो ये हो गया हमारा कोशिका। ठीक है, कोशिका में यहाँ पर होता है केंद्रक, यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यहाँ होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम ये जो है ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसमें होता है दाना दाना होता है ना, उसको बोलते हैं राइबोसोम। तो बोला जा रहा है कि जो डीएनए है वो जब केंद्रक में नहीं होगा तो उसके बाद वह कहाँ होगा, तो डीएनए के बाहर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो डीएनए होता है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं। राइट, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कौन नहीं होता है, तो कोशिका जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना वो बहुत ही कम विकसित होता है, जो यूकैरियोटिक होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। यूकैरियोटिक में हम लोग आ जाएंगे, जो प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा अमीबा वगैरह। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक है उसमें राइबोसोम होता है या नहीं होता है, तो होता है। उसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें 70 इस प्रकार का होता है। जो यूकैरियोटिक होता है ना, यूकैरियोटिक होता है तो उसमें होता है 80 इस प्रकार का राइबोसोम। ठीक है, और जो कोशिका झिल्ली होता है प्रोकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है, तो होता है। यूकैरियोटिक में होता है कि नहीं होता है, तो होता है। और जो डीएनए होता है वो भी दोनों में होता है, डीएनए दोनों में मौजूद होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो नाभिक होता है ना वो 70 इस प्रकार वाले यानी कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का जो सवाल है हमारा कि जो कॉपर है सीयू वो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब किस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम का कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी में कॉपर की मात्रा विद्यमान रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका आत्मघाती वेग कहलाता है, किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो जो लाइसोसोम होता है ना उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो यह जनरली जो कोशिका होता है जो मतलब विकलांग हो जाता है, जिसमें किसी तरह का कोई कमी हो जाता है, तो उस तरह की कोशिका को यह नष्ट करता है और अपने अंदर पैक कर लेता है, अपने अंदर उस तरह की कोशिका को भर लेता है, और भरते भरते एक तो बड़ा आकार का ले लेता है रूप लाइसोसोम, और लास्ट में अपने आप को क्या करता है, अपने आप को ही फाड़ देता है, और सारे के सारे कोशिका मतलब जो है मृत कोशिका है किसी अच्छी जगह पे ले जाकर इसमें बांध देता है। तो इसीलिए जो लाइसोसोम होता है ना उसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है, कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिसने पादप उत्तक का स्टडी करने का प्रयास किया था या फिर आरंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैबर लैटिड। हैबर लैटिड एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। उत्तक दो तरह के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। उस तरह से जो हैबर लैटिड है ना पादप उत्तक का काम किया था, पढ़ाई लिखाई का। आगे देखते हैं। जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज यानी कि जो अमाशय होता है ना हमारा, ऐसे करके एक मिनट, जो पैंक्रियाज होता है जनरली हमारा जो अमाशय होता है ना ऐसे करके, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे करके पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय होता है। उस जो अग्न्याशय होता है ना, अग्न्याशय में 3 तरह के होता है, अल्फा बीटा गामा ऐसे कोशिकाएं होती है। उसी में से बीटा कोशिका क्या करता है कि बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावित स्रावित करता है, और बीटा कोशिका या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस, ऑक्टेल्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ बोलते हैं उसे। तो बीटा बीटा कोशिका भी ऐसे रहेगा तो उसे मानना इंसुलिन, और लैंगरहैंस रहेगा तो उसे ही मानना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस। आगे देखते हैं। क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था, तो क्लोरोफिल जो होता है ना, एक मिनट रुकिएगा, तो जो क्लोरोफिल होता है वो केवेंटू और पेलेटियर द्वारा नामित किया गया था, यानी कि इसका जो डिस्कवर किया गया था इन लोगों के द्वारा किया गया था, क्लोरोफिल का, हरित लवक का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उन्होंने जो भी अपना वाक्यांश दिया था उसके अनुरूप देखा गया कि जो वायरस होता है, वायरस उनके रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसमें ना ही केंद्रक है, ना ही कोशिका भित्ति है, ना ही कोशिका झिल्ली है। उस तरह से बहुत सारे गुण इनमें मेल नहीं खा रहे थे। यह परजीवी होता है, अपना विकास किसी दूसरे के जीव में रह के करता है, या कभी मरा हुआ प्रतीत होता है तो कभी जिंदा प्रतीत होता है, दोनों का गुण रखता है। तो इस तरह से इनका जो भी स्लाइडर और स्वान का रूल दिया गया था उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा
वायरस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? तो इसमें जो हृदय मांसपेशियाँ है ना, वह एक अलग ही तरह का मांसपेशी होता है। इसमें ऐसी गतिविधियाँ नहीं होती है, सारे के सारे अनैच्छिक होते हैं, क्योंकि जो हृदय है ना हमारा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसलिए यह एक अनैच्छिक मांसपेशियों से बना होता है। बाकी के जो सारे हैं ना, जो वसामय ऊतक होता है, वसामय ऊतक यानी कि जो हमारा चर्बी वगैरह होता है, उसमें हमारा संयोजी ऊतक होता है। लेकिन जो हृदय मांसपेशियाँ होता है, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें कार्डियक टाइप का कुछ होता है, तो हृदय मांसपेशियाँ में आता है संयोजी ऊतक। बाकी संयोजी ऊतक में ये सवाल आएंगे रक्त वगैरह, ब्लड, अस्थि जो यहाँ पर दिया हुआ है, हड्डी वगैरह ये सब, तो ये सब संयोजी ऊतक में आते हैं। लेकिन जो हृदय मांसपेशियाँ है वो सबसे डिफरेंट होता है, ये अलग टाइप का है, अनैच्छिक में आएगा। आगे देखते हैं, तो जो अंतर्वेही जालिका की सतह पर उपस्थिति के कारण वह पुद्री होता है। तो जो कोशिका होता है, जो जंतु कोशिका, उसमें बीच में बताया था मैंने कि यहाँ पर होता है केंद्रक, ठीक है, यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे तरह की जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जालीनुमा संरचना होता है। तो इसमें होता क्या है ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे करके दाने दाने निकलने होते हैं। ये जो दाने दाने आकार के होते हैं ना, यही होते हैं राइबोसोम। तो इनका काम क्या है? इनका जो काम है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें फिर से ध्यान दीजिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें 70 इस प्रकार का होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है ना उसमें 80 इस प्रकार का राइबोसोम होता है। तो जो खुदरी संरचना होती है ना, जो अंतःप्रथावी जालिका होता है, उसमें जो खुदरी संरचना होती है, ये वाले जो होता है खुदरी संरचना है बदन दाने वाला, उसी बोलते हैं राइबोसोम। और ये जो जालिका होता है ना उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या फिर अंतःप्रथावी जालिका, कह दीजिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे जो हमारा सवाल है उसमें लिखा गया है कि जो निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो एनिलिडा वर्ग जो होता है ना, वलीन जाति, जो भी एनिलिडा होता है उसमें केंचुआ वगैरह आता है। तो जो केंचुआ होता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो उसके शरीर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खुदरे आकार के ऐसी संरचना होती है, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो वही बोल रहा है कि सिर से लेकर पूंछ तक खंडित संरचना, ये सब है ना, खंड में बटा हुआ है, 1 2 खंड 3 खंड, ये सब तो किस में होता है? तो केंचुआ में हम लोग देखे हुए ऐसा होता है। तो ये केंचुआ जो था किस वर्ग में आता है? तो एनिलिडा वर्ग में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोलेइन जाति यानी कि एनिलिडा में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल किसमें होता है? तो जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें कुछ ऐसा होता है आकार उसका, ऐसे करके रहेगा, ऐसे 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 रहता है, और उसके बाद यहाँ पर निकला हुआ रहता है बहुत लंबा सा संरचना, और इसमें ये रहता है। इसका जो लास्ट भाग होता है ना जालीनुमा ऐसे, उसी को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र में जो होता है ना, जो तंत्रिका तंत्र में जो सिनेप्स अंतराल होता है वो सबसे लास्ट भाग में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो तंत्रिका कोशिका, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो हमारा आगे का सवाल है उसमें लिखा गया है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो वैसे समान कोशिकाओं का समूह जिसमें एक ही तरह की क्रियाविधि होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊतक। हम लोग जानते हैं कि जो ऊतकों से मिलकर के बना होता है, एक ही तरह के ऊतक से मिलकर के जो बना होगा उसको हम लोग बोलते हैं अंग, और जो ऊतक बनता है वो एक ही तरह के कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। तो इसमें छोटे पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका, और जो बड़ा बन गया उसको बोलेंगे ऊतक। तो ये तो मालूम ही होगा वैसे। आगे देखते हैं हम लोग, इसका आंसर हो गया ऊतक। आगे देखते हैं, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधे के ऊतक जनरली हम लोग पढ़े होते हैं पहले से, क्या होता है कि ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई, ये 2 होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। लेकिन एक और प्रकार का होता है ऊतक होता है पौधों में, वो होता है त्वचा ऊतक। तो ये 3 तरह का होता है, त्वचा ऊतक में हो जाएगा बाह्य त्वचा और त्वचा वलय करके होता है। और जो अस्थाई ऊतक होता है परमानेंट टिश्यूज में जाइलम होते हैं। अस्थाई ऊतक विमोचनात्मक ऊतक ये सब होता है इसमें। अस्थाई ऊतक सॉरी अंतर्वेशी ऊतक होता है, शीर्ष ऊतक होता है, विभूतिक ऊतक में सब आते हैं। तो ये इसका टाइप हो गया, इसमें कितना होता है? तो 3 तरह के होते हैं पौधों के ऊतक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो जो माइकोप्लाज्म होता है ना, एक तरह का बैक्टीरिया है, एक तरह का यह बैक्टीरिया है। तो इसमें किसी तरह का कोशिका भित्ति नहीं होता है। हमने पहले भी
पढ़ रखा है कि जो कोशिका भित्ति होती है माइक्रोप्लाज्म जैसे बैक्टीरिया में नहीं होती, बैक्टीरिया में तो होता ही नहीं है, ठीक। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिक्रिय भी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिक्रिय यानी कि पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, तो इसका आंसर सूत्रकणिका हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो इसमें क्या होता है ना कि एक कोशिका वाला जो जीव होता है, जैसे अमीबा ही मान लीजिए, तो क्या करेगा ना, अमीबा पहले ऐसे आकार का होता है, तो बढ़ेगा आगे। ये ना जो भाग है ना इसका, इसको दूसरे दिखाता हूँ। ये ना जो इसका भाग है, ये क्या करेगा कि हल्का हल्का सटते जाएगा, ऐसे करके सटते जाएगा, सटते 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 लास्ट में पूरा का पूरा खंडित हो जाएगा, अलग अलग कोशिकाएं पड़ जाएगा। यानी कि इसमें जो होता है, आएगा जो हमारा क्वेश्चन, इसमें देखिएगा कि जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद लेडियन और ग्लिसरीरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर अगर आपका कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है व्यावसायिक स्तर पर, यानी कमर्शियल स्तर पर बनाते हैं, जो कि कुल्फी वगैरह होता है ना, कुल्फी में लोग डालते हैं पदार्थ करके, जेलेटिन वगैरह डालते हैं, जेली सब डालते हैं ना, तो होता है अगर। अगर नाम के व्यावसायिक, अगर नाम का उत्पाद होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो आगे का सवाल है वो है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होता है उन्हें कहते हैं त्रिकोरकी। जिस भी प्राणी में 3 स्तर में भ्रूणीय स्तर होगा तो उसे बोलेंगे त्रिकोरकी, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। बाकी उतना डीप में जाना नहीं है हमें, काहे कि ये सब बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, ये तो ऐसे भी एमसीक्यू है ना। आगे देखते हैं। आगे का जो हमारा सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो जीवित कोशिका होता है उसमें जो, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया कोशिका, हो गया हमारा कोशिका, मतलब कोशिका है, कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, यहाँ पर जो लिक्विड वगैरह होता है ना उसी बोलते हैं जीव द्रव्य। जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर में जो द्रव होता है, केंद्रक में भी द्रव होता है, तो इसको केंद्रक में, केंद्रक वाले द्रव बोलते हैं केंद्रिका द्रव, और जो कोशिका के केंद्र में द्रव होता है वो जो दोनों द्रव मिला करके, दोनों दोनों के दोनों द्रव को मिला करके हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है और केंद्र का द्रव होता है। तो इसका सबसे पहले नामकरण पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं। जो श्वसन होता है, श्वसन, इसमें क्या होता है ना कि आदमी सांस लेता है, सांस लेने के बाद इसका जो भी ऑक्सीजन है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। उससे पहले क्या होता है ना कि कोशिका के बाह्य या किसी अन्य भाग में एक अनोक्सी श्वसन होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। उस अनोक्सी श्वसन में क्या होता है कि पायरुविक अम्ल बनता है, तो 2 पायरुविक अम्ल बनेगा, और इस जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसमें 2 पायरुविक अम्ल बनता है, उस पायरुविक अम्ल को आगे ले जा करके माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से ऑक्सी श्वसन करवाया जाता है, और उस ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप ज़्यादा मात्रा में 36 एटीपी ऊर्जा मिलता है, क्योंकि 2 पायरुविक अम्ल होते हैं ना, एक पायरुविक अम्ल से 18 एटीपी मिलता है और एक से मिलता है 18 एटीपी, तो 18 दूनी 36 मिलता है, और 2 एटीपी इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ही मिलता है। तो पहले का 2 और बाद का 18 दूनी 36, यानी कि 38 टोटल 38 एटीपी एक श्वसन में मिलता है। और जो ऑक्सी श्वसन होता है उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र, और जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें पायरुविक अम्ल बनता है अंतिम उत्पाद के रूप में। आगे देखते हैं। तो दिए गए विकल्प में से उस विकल्प की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेलुलोज की पतली दीवार और रेक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर नहीं बुक में दिया हुआ है, नहीं मुझे नेट में मिला है, तो कुछ जो मैं जानता हूँ उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि जो स्क्लेरकाइमा होता है, पेरेन्काइमा होता है और कोलेनकाइमा होता है, यानी कि पीसीएस, इसे लोग ऐसे याद रख सकते हैं पीसीएस। ये सारे के सारे किसके भाग होते हैं? ये सारे होते हैं अस्थायी ऊतक के भाग, और विभेजक भी एक अस्थायी ऊतक ही है। तो इतना सारा बात जान लीजिए आप। अस्थायी ऊतक जैसे ये होता है ना, अंतर्वेशी ऊतक, शीर्षस्थ विभेजकी ऊतक, ये सब होता है पार्श्व ऊतक, तो उसी का नाम दिया गया है यहाँ पर पेरेन्काइमा, स्क्लेरकाइमा और कोलेनकाइमा। कभी कभी आपको ये नहीं मिलेगा एग्जाम में,
अंतर्वेशी के सब, तो ये याद रखिएगा पीसीएस, पेरेन्काइमा, मेसेंकाइमा और कोलेनकाइमा। बाकी इसे देखिए, समझिए और नोट करके कमेंट करके इसका बताइएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से एटीपी का पूर्ण रूप कौन सा है? एटीपी, एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। आगे देखते हैं, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? कोशिका के केंद्रक में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव, केंद्रक द्रव। अब केंद्रक बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो जो केंद्रिका द्रव है उसको यहाँ पर लिखा गया है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आगे का सवाल है वह है, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो जो वयस्क रंध्र होता है यानी कि नौजवान जिसे बोल सकते हैं, उस तरह के रंध्र में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य तंतु, क्योंकि रंध्र का बात आया है तो ये कहीं ना कहीं पादप कोशिका से संबंधित होगा। ठीक है, पादप कोशिका जिसका आकार होता है चौकोर, और कुछ इस तरह से उसका डायग्राम होता है। इस तरह की जहाँ भी संरचना मिली आपको तो समझ आएगी पादप कोशिका का बात किया जा रहा है। तो इसमें हरित लवक उपस्थित होता है तो होता है, रिक्तिका, यही तो है रिक्तिका, इसमें होता है तो होता है। कोशिका भित्ति, अब पादप कोशिका का बात हो उसमें कोशिका भित्ति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो इसमें जीवद्रव्य तंतु नहीं होता है। ठीक है, इसमें जीवद्रव्य तंतु नहीं होता। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? तो यूग्लिना एक कोशिकीय जीव होता है, हाँ होता है। अमीबा भी होता है, हाँ होता है। और पैरामीशियम भी होता है, हाँ होता है। अमीबा का आकार आप लोगों को मालूम होगा ऐसे करके होता है, और जो पैरामीशियम होता है वो चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। जो सूक्ष्म जीव होता है ना, वो मृत पादपों पर जाते हैं, तो जाते क्यों जाते हैं, है ना? तो क्यों जाते हैं? तो उन्हें चाहिए होता है ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस एक ऐसा पदार्थ है जो कि सूक्ष्म जीवों को बहुत ही उपयोगी होता है। सूक्ष्म जीवों का यह पोषण है, सूक्ष्म जीवों का पोषण है, इसलिए पोषण लेने के लिए जाते हैं मृत पादपों पर, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो केराटिन नामक प्रोटीन होता है बाल और नाखून दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, याद करने वाला सवाल है। आगे देखते हैं, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका के जो केंद्रक होता है उसमें कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका को फिर से चित्र के द्वारा बनाता हूँ। ये हो गया कोशिका, अंदर होता है केंद्रक। ये जो होता है द्रव, ये होता है कोशिका द्रव्य। इसमें जो द्रव होता है केंद्रिका द्रव्य। जब दोनों द्रव को मिला देते हैं ना, यानी कि कोशिका द्रव्य को और केंद्रिका द्रव को दोनों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, लेकिन जब बोले अगर खाली केंद्र का द्रव को, तो उसको बोलेंगे क्या? तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र, प्लाज्मा का द्रव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है? तो आपको याद होगा कि मटर के पौधे ले लेकर हरे पीले छोटे बड़े ले लेकर उन पर प्रयोग किया गया था, किनके द्वारा? तो मेंडल के द्वारा। मेंडल ने क्या किया था? तो मटर पे प्रयोग करके दिखाया था कि आनुवांशिकी किस स्तर से किस स्तर पे जाता है, छोटा है तो छोटा होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा, मतलब अपना बताया था, उसको पढ़ना पड़ेगा, देखिए ध्यान से बढ़िया से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होता है? तो कोशिका भित्ति होता है दोनों में। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में होता है, लेकिन जो सूत्रकोशिका है यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह दोनों में होता है, पादप और जंतु दोनों में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? यानी कि कोशिका झिल्ली किस स्तर पर कोशिका झिल्ली किस तरह से काम करता है? तो यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ों को यह अंदर में आने देता है और कुछ चीज़ों को रोक देता है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है और कुछ चीज़ों को रोक देता है। यानी कि कोशिका झिल्ली होता है वह अर्धपारगम्य है, आधे वस्तु को पार होने देता है। ठीक है, आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यह है लयनकाय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। और क्यों बोलते हैं इसको मैंने ऊपर में बताया था, फिर से बता देता हूँ। क्या क्या करता है ना कि जो भी मृत कोशिकाएं हैं उसको अपने अंदर कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और जमा करते रहता है। यानी कि यह कोशिकाओं को ही अपने अंदर जमा करते रहता है और लास्ट में अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है, फोड़ देता है, यानी कि अपना ही आत्महत्या कर लेता है। इसलिए इसे आत्मघाती या फिर आत्महत्या कहते हैं। और थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी कोशिकाओं को जमा किया जाता है, इसलिए इसे थैली कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम यानी लेने का। आगे देखते हैं, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अब बेचारे अमीबा के पास है क्या है? यह है अमीबा का शरीर, बीच में होता है केंद्रक, यहाँ बनाता है रसधानी कुटपाद से। ये दो टर्मिनल निकला हुआ है ना, उसको अपने जाएगा आगे घेर लेगा, तो इस तरह से भोजन को ले लेगा। और जो जो बनता है ना ऐसे करके, जो डब्बा बन जाता है, तो वो डब्बा ये कहलाता है रसधानी। इस डब्बा को बोलेंगे रसधानी या फिर खानदानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खानदानी। अगर रसधानी रहता तो रसधानी भी लगाते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? जो मादा युग्मक होता है उसको बोलते हैं अंडाणु, और जो नर युग्मक होता है उसको शुक्राणु बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो लाइसोसोम कहाँ होता है? पादप कोशिका में होता है? नहीं होता है। कहाँ होता है? चाहे जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, जो कि उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए जिम्मेवार होता है, रंग के लिए जिम्मेवार होता है। और यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में ही होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, प्लास्टिड यानी लवक सिर्फ पादप कोशिका में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड यानी पादप कोशिका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद यानी कि जेनेटिक्स ऑर्डर बोल सकते हैं या फिर वंशानुगत विकास बोल सकते हैं, तो इसको किसने प्रतिपादित किया है, यानी किसका सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। ठीक है, क्रमिक विकासवाद। विकासवाद वो जो था ना आनुवांशिक वाला, यानी कि जो मटर का पौधा वाला था वो अलग है। यह है क्रमिक विकासवाद। यानी कि इनका कहने का मतलब है ना, बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे बोला गया है कि मनुष्य सबसे पहले क्या था? मनुष्य सबसे पहले एक बंदर था। सबसे पहले एक बंदर था, फिर वो बड़ा हुआ और रूप लिया कुछ ऐसे बंदर का जो अपने पीठ को सीधा कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते वो अपने पीठ को और सीधा करते गए, फिर करते 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 आदमी बन गया। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि सभी तरह के जीव जंतुओं में क्रमिक विकास होते रहता है। ये जो विकास का क्रम है ना, इसको किसने दिया है? तो डार्विन ने ही दिया है। ये हम लोग देखते हुए आए हैं अब तक कि बंदर से आदमी कैसे बनता है वाला जो चित्र होता है ना, होमोसेपियंस वाला, वो डार्विन के सिद्धांत को ही बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन नहीं है? तो इसको हमने पहले ऊपर में भी देख चुका है कि जो हृदय मांसपेशियाँ होता है सबसे अलग ही होता है। वो हृदय के पेशियाँ से ही बनता है। बाकी सब जो भी अस्थि हो गया यानी कि हड्डी वाला हो गया, वो एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक, लेकिन जो हृदय है ना वो अलग तरह के ऊतक से बने होता है, जिसे बोलते हैं कार्डियक टिश्यू। ठीक है, हृदय मांसपेशियाँ। आगे देखते हैं, कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किस चीज़ से मिलकर बना होता है? जो कोशिका होता है उसमें जो डीएनए बनता है वो एक तो होता है क्रोमोसोम, और क्या होता है साथ में होता है प्रोटीन। प्रोटीन और क्रोमोसोम दोनों से मिलकर बनता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं, सूक्ष्मजीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? अब देखिए, सूक्ष्मजीव है, नाक के माध्यम से जा रहा है, आदमी है, कोई भी मान लिया आदमी है। ठीक है, तो आदमी के अंदर में इसका बना देता हूँ ग्रासनीली। यहाँ पर यह इस ग्रासनली में यहाँ पर क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? कोई भी पार्टिकल अगर लेगा, सूक्ष्मजीव लेगा अंदर में सांस के थ्रू आदमी, तो कहाँ जाएगा? तो फेफड़ा में जाएगा। तो किसको प्रभावित करेगा? ऑब्वियसली फेफड़ा को ही करेगा, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए अनुवांशिक पदार्थों की मात्रा के विषय में सही है? ये बोल रहा है कि शिशु में किसका गुण यानी कि किसका योगदान अनुवांशिक रूप से ज़्यादा होगा, माता का या पिता का? तो माता पिता दोनों का ही गुणसूत्र समान रूप में जाता है, तो दोनों का योगदान समान रूप रहता है। ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम होता है ना, 23 जोड़ा जो होता है, उसमें से तो 22 जोड़ा दोनों का समान ही होता है। बाकी जो हुआ तब ना 122 अलग अलग हुआ,
वो सब 23वें जोड़े में आता है, लेकिन बाकी जो 22 जोड़े होते हैं समान होते हैं। तो इस तरह से बोला जाएगा कि दोनों में 23 पिता का 23 माता का, इस तरह से आता है, तो 46 सूत्र बनता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माता पिता दोनों का इक्वल। आगे देखते हैं, लियोनहोयक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो एक बार क्या हुआ था ना कि लियोनहोयक किसी तालाब में बैठे हुए थे और वहाँ से कुछ हाथ पकड़े और डाल दिए तालाब में और थोड़ा सा पानी निकाले। उस पानी को लेकर के गए लैब में, फिर देखा तो उन्होंने देख कर के ध्यान रख गया कि उसमें कुछ चलने फिरने वाले जीवाणु दिखे, बैक्टीरिया दिखे, और इस तरह से उन्होंने क्या किया ना कि जीवित कोशिकाओं की खोज की। तो तालाब के जल से किया था, याद रखिएगा इसे। आगे देखते हैं कि कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो कोशिका को अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करता है कि कुछ पदार्थों को बाहर जाने देता है और कुछ पदार्थों को रोक देता है ना। अगर ऐसा नहीं होता था ना तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, निकल पिघल के बाहर फेंका जाता है ना। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, सब बाहर चले जाता और बाहर से कुछ भी अंदर में आ जाता, तो खिचड़ी पक जाता, ठीक है, और काम हो नहीं पाता कुछ। इस चलते जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सबको बचाने के लिए यानी कि रोकने के लिए इसका जो काम है कौन करता है, तो प्लाज्मा झिल्ली करता है, झिल्ली है ना, वही करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? 71 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 2, कोशिका झिल्ली। क्यों कोशिका झिल्ली है देखिएगा, निम्नलिखित में से जो अर्ध पारगम्य यानी कि जो चयनात्मक भाग को ही पारगम्य देता है वो प्रॉपर्टी होता है सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली की। आगे देखते हैं, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो हमने जाना है कि जो बायोलॉजी के पिता होते हैं वो कौन है, अरस्तु है। तो उन्होंने आवास यानी कि रहने की स्थिति के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा था, एक था पादप, एक था जंतु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास। आगे देखते हैं, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि कुछ भी कोशिकाएं प्रवृत्ति कोशिकाओं से बनी होती है। तो आगे पहले मैंने कोशिका को विभाजित करके बताया था कि जो बड़ी कोशिका है वो बीच से कटते हैं और 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको किसने बताया था? तो रुडोल्फ विर्साउ ने बताया था। रुडोल्फ विर्साउ ने बताया था कि जो नई कोशिका है वो प्रवृत्ति कोशिकाओं से ही बनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये बोला है मिलान करने के लिए। तो देखिए रेखित कोशिका क्या होता है, रेखित कोशिका कैसा होता है? तो यह रेखित कोशिका जो होता है वो होता है लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित, और यह हाथ पैर में होता है, यह हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो जो रेखित कोशिका हो जाएगा वो हो जाएगा लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित। आगे देखते हैं, जो चिकनी कोशिका है ना वो क्या होता है, थोड़ा सा मेंटेन करिएगा सेट करके। तो जो चिकनी कोशिका होता है ना, चिकनी कोशिका वो है लंबी के साथ साथ अंतिम शिरा उसका निकली होती है, ऐसे लंबा रहेगा, उस पास यहाँ पर रहेगा, ऐसे न्यूक्लियर टाइप रहेगा। जो हृदय कोशिका होता है ना वो होता है हृदय कोशिका जो होता है वो होता है बेलनाकार, और साथ में क्या होता है शाखा वाला होता है। जो हृदय कोशिका होता है बेलनाकार होता है और शाखा वाला होता है, चिकनी कोशिका लंबी और सिरा पे अंतिम सिरा पे नुकीला होता है। जो रेखी कोशिका होता है बेलनाकार होता है लेकिन शाखा उसमें नहीं होता है, ठीक है। ये और मिला लीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लीजिए इसको बढ़िया से। आगे देखते हैं, रक्त एक संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार के अंतर कोशिकाओं अधात्री में धंसा होता है? तो जो रक्त होता है वो सामान्यतः तरल अवस्था में होता है और उसी में वह धंसा हुआ रहता है। रक्त संयोजी ऊतक है जो तरल प्रकार में होते हैं। आगे देखते हैं, तो जो अमीबा होता है, अमीबा में किस तरह का खंडन होता है? अमीबा में खंडन किस तरह का होता है? तो उसमें विखंडन किसी भी तल पर कहीं भी हो जाता है। अमीबा जाता है ऐसे करते 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 बीच में कट 2 भागों में बट गया अमीबा। इस तरह से अमीबा में होता है, यानी कि अमीबा का हो जाएगा विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। आगे देखते हैं, तो जो लिस्मानिया होता है, लिस्मानिया में क्या होगा? तो विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है, ये कहीं भी नहीं होता है, किसी निर्धारित तल पर होता है लिस्मानिया में विखंडन। और जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है और एक बार में अनेक संतति यानी कि अनेक डॉटर सेल निकल के आते हैं, बहुत सारे डॉटर सेल इसमें से बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसे फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभजित ऊतक तथा अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है?
तो विभिन्न पादप ऊतकों को, यानी ढेर सारे ऊतक जो है, जो कि ऊपर में मैंने बताया था, पीसीएस, पेरेन्काइमा, सेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, और साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं। इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इन्हें वर्गीकृत किया गया है विभाजन क्षमता पर। जो विभाजन कर सकते हैं उसे कहा गया है विभोजितकीय ऊतक, यानी कि अस्थायी ऊतक, और जो विभाजन नहीं कर सकते हैं उन्हें कहा गया है अस्थायी ऊतक। जो विभोजितकीय ऊतक होते हैं, उसमें होता है पीसीएस, पेरेन्काइमा, सेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होता है, और इन्हीं लोग का नाम होता है अंतर्वेशी, शीर्षस्थ विभोजितकीय, पार्श्व विभोजितकीय, ये सब होता है। और जो अस्थायी ऊतक होते हैं उसमें होता है एक जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। यही है इसका वर्गीकरण, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो रेखित कोशिका होता है वो कहाँ होता है? जो पेशीय ऊतक है उसका अवस्थिति कहाँ है? ठीक है, तो सभी को बारी बारी से देखते हैं। जो रेखित कोशिका होता है ना, वो कहाँ होता है? होता है हाथ और पैर में। ये रेखित कोशिका होता है। रेखित कोशिका कैसा होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था। तो ये होता है लंबी आकार की होती है ना, जो ऊपर में हमने देखा है। तो वही जो रेखित कोशिका है कहाँ पर अवस्थित होता है? तो हाथ और पैर में होता है। चिकनी कोशिका कहाँ होता है? चिकनी कोशिका सोच देखिए, जहाँ जहाँ हमारा वैसा सतह जो चिकना है वहीं पर होता है। चिकना सतह हमारे आँख में मौजूद होता है ना, आँख में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों में, फेफड़ों की जो श्वास नली है, यानी कि जो ग्रासनी है, ट्रेकिया है, ये सब में क्या होता है कि चिकनी कोशिका मौजूद होती है। अब हृदय, हृदय तो अपने आप में हृदय है भाई, यह एक कार्डियक टिश्यू से बना होता है और एक अलग प्रकार की अनैच्छिक ऊतक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, ये वाला है। आगे देखते हैं। किस प्रकार के एपिथेलियल ऊतक आहार नाली के स्तर अथवा फेफड़ों की कोशिकाओं में वर्णनात्मक पारगमनजीवी द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल सल की ऊतक। वैसे तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। तो ये जो होता है ना सरल सल की एपिथेलियल ऊतक, ये होता है फेफड़ों में। और आगे देखते हैं, सेंसर सरल सल की एपिथेलियल ऊतक। अब आगे देखते हैं, जीवाणु नीलहरी शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विटकर है, विटकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब है ना। तो उसमें से जो मोनेरा होता है उसके अंतर्गत जीवाणु नीलहरी शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण है? ईस्ट और मशरूम जो होता है, मशरूम ऐसे करके होता है, ये सब है कवक। कवक जिन्हें फंगस यानी फंजाई भी बोलते हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो सभी कोशिका शरीर का निर्माण में मदद करता है, यानी कि शरीर का निर्माण सभी कोशिकाओं के मिलने से होता है। इस बात को स्लाइडन और स्वान ने ही बताया था और इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जीव जन्म प्रक्रम। जो लिस्मानिया होता है ना, लिस्मानिया में द्विखंडन होता है। ठीक है, लिस्मानिया में द्विखंडन होता है। जो ईस्ट होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है, और जो स्पाइरोगाइरा होता है उसमें खंडीकरण होता है। फिर से बात देख लीजिएगा, जो लिस्मानिया होता है उसमें द्विखंडन होता है, द्विखंडन जन्म प्रक्रम होता है। जो ईस्ट होता है उसमें मुकुलन होता है, स्पाइरोगाइरा में खंडीकरण होता है। ठीक है, लिस्मानिया द्विखंडन, ईस्ट मुकुलन, स्पाइरोगाइरा खंडीकरण। तो इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे देखते हैं, रंध्र को घेरने वाली 2 रक्षा कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? जो रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, उसका जो घेरने वाला आकार है, ये किस तरह का होता है? इसका आकार कैसा होता है? तो अभी आप लोग देख के बताइएगा। एक बार क्लियर करें, मैं बनाता हूँ उसको। ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे। ठीक है, बीच में क्या होता है? बीच में ये रंध्र है। अब बताइए कि इसका आकार कैसा दिख रहा है? तो इसका आकार आपको वृक्क के आकार का दिख रहा होगा। तो वृक्क भी तो ऐसा ही बनता है ना, ऐसा ही बनता है वृक्क। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क आकार। आगे देखते हैं,
स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियाँ किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है? तो यह लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इसकी जो कोशिकाएं वो मोटी हो जाती है। और स्क्लेरेन्काइमा एक विभजनकी ऊतक का यानी कि टेम्पररी टिश्यू का पार्ट है। आगे देखते हैं। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इस कथन को किसने दिया था? दिया तो था स्लाइडन और स्वान ने, लेकिन इस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यही है। आगे देखते हैं। 87 क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणु यानी वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। आगे देखते हैं। डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। फफूंद को फंगस या कवक भी बोलते हैं। मेरा एक ट्रिक आपको काम देगा बहुत बार, देखिए। एक होता है कवक, एक होता है सवाल, ठीक है। तो कवक को आप लोग याद रखिएगा, कवक का होता है माइकोलॉजी और जो सवाल होता है उसका होता है फाइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें जो इतना दूर का जो है ना चीज़, आपका काम इसी से हो जाएगा। जो कवक होता है ना, कवक, कवक का याद रखिएगा कमाई और सवाल का याद रखिएगा सफाई। सफाई, सफाई और कमाई। कवक माइकोलॉजी, सवाल फाइकोलॉजी। ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है, आपको बहुत काम देगा। याद रखिएगा कवक माइकोलॉजी और सवाल फाइकोलॉजी, कमाई सफाई। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा। तो जो फफूंद है, फफूंद का अध्ययन किसमें किया जाता है? फफूंद यानी कवक, कवक का माइकोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं। 89 में डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना यानी कि माइक्रो एनाटोमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। अब जब नाम ले ही लिया है कि इसमें ऊतक है, तो इसमें ऊतक के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोशिका है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या मारेंगे? ऊतक मारेंगे, माइक्रो एनाटोमी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। आगे देखते हैं। कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। तो डीएनए कहाँ होता है? अभी अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था, जो डीएनए होता है दो जगह पे होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होता है केंद्रक में। ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो है क्या फिर? केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। आगे देखते हैं। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। उस ऊतक का नाम बताना है, पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, तो भोजन, ठीक है। तो इसका भी एक छोटा सा मन में इमेज क्रिएट कर सकते हैं ना, कि जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, दोनों के दोनों अस्थायी ऊतक होते हैं। तो जाइलम होता है वो जल और लवण को, जल खनिज लवण को पौधों के जड़ से अन्य भागों तक पहुँचाता है, जबकि फ्लोएम है ना वो भोजन को पहुँचाता है अन्य भागों से। तो फ्लोएम को फल से ट्रीट करिएगा, आप जाइलम को जल से ट्रीट करिएगा। फ्लोएम को फल से इसलिए ट्रीट करना है कि फल मतलब भोजन होता है, जो पौधों का फल होता है वो हम लोगों के लिए तो भोजन होता है, लेकिन जो वो पौधों का जो भोजन है उसको हम लोग फल से ट्रीट कर रहे हैं, इमेज क्रिएट करवा दे रहे हैं कि उन लोग का अपना एक फल है जो फ्लोएम से इधर उधर ट्रेवल करवा रहे हैं, उसे अन्य कोशिकाओं तक भेज रहे हैं। तो किससे? फ्लोएम से। आगे देखते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीवों, पादप और जंतु की कुल संख्या बराबर है। यानी कि जो सभी पादप आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सभी को मिला करके हम लोग जो बोलेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? तो बायोमास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो इसका आंसर है अरेक्टर पिल्ली। अरेक्टर पिल्ली क्या होता है ना, कि हमारा एक शरीर है, देखिए हमारा मान लीजिए हाथ है, ठीक है। तो भाई भूत क्या है कि क्या है, छोड़ हटाओ। 5 उंगली है ना, हाँ, तो आदमी का हाथ है, ठीक है। ये जो आदमी का हाथ है ना, तो हाथ में क्या होता है कि बहुत सारे बाल निकले होते हैं, ठीक है। ठंड में हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा गनगनाहट होता है और सारे के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस रोंगटे खड़े होने का कारण है ना कि उसमें अरेक्टर पिली नामक जो त्वचा होता है वो सिकुड़ जाता है, मांसपेशी सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से बाल खड़े हो जाते हैं। और हमारे त्वचा के कई सारे लेयर होते हैं जिसमें से अरेक्टर पिली भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरेक्टर पिली। आगे देखते हैं। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है। जीवित कोशिका के जो संपूर्ण अवयव है ना, जैसे कोशिका हो गया, कोशिका में आता है केंद्रक, यहाँ आता है कोशिका द्रव्य, इसमें आता है केंद्रिका द्रव्य, और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम, और यहाँ आता है राइबोसोम बिंदु आकार का। तो इस सारे पदार्थों को मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है, आगे देखते हैं। जैविक शब्दावली में डैश दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि अमर बेल का पौधा है वो बेल के ऊपर लपेटा हुआ है, लपटा जाता है, और बेल को जो बैर है, बैर है, बैर के ऊपर अमर बेल रहता है, अमर बेल का लता रहता है। ये जो बेल का पेड़ है ना, बेल के पेड़ में ऐसे लपेटा रहेगा अमर बेल, तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा बैर को सुखा देता है और अपने आप को ताकत देता है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए कि वह उससे लाभान्वित तो हो रहा है लेकिन उसको कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है जिससे लाभान्वित ले रहा है, यानी कि अगर किसी अन्य जीव को कुछ दिक्कत नहीं है फिर भी हम उससे अपना प्रोटीन या फिर अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उस तरह के घटना को उस तरह के शब्दावली में नाम दिया गया है सहभोजिता, यानी कि भोजन दोनों साथ साथ कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कसाब बाल जैसी संरचना है जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन अंगों के रूप में कार्य करता है। अब देखिए बाल है, तो इसका आंसर है वैसे जीवाणु है। तो जीवाणु में क्या होता है ना कि जीवाणु का आकार बनाते हैं। देखिए ये होता है वायरस होता है, जीवाणु का आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और इसमें बाल नुमा संरचना निकली होती रहती है। ये जो बाल है ना, इसी को बोला गया है कसाब। ये जो कसाब लिखा हुआ है ये इसे ही बता रहा है। तो ये जो बाल है, बाल क्या करता है कि हेल्प करता है उसको चलने में, किसको, जीवाणु को। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। डैश से एक एकल कोशिका द्वारा जन्मक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका आंसर है पूर्ण सतर्कता, लेकिन टोटी पोटेंसी। जो पूर्ण सतर्कता है ना, वो एकल कोशिका द्वारा पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता है। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से पूरा का पूरा जीव जन्म ले सकता है। अगर ये शक्ति है किसी के पास तो इसे कहा जाएगा पूर्ण सतर्कता, यानी कि टोटी पोटेंसी। ये आंसर। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम कितना भाग शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो इसका है आधा भाग, यानी कि बाकी के पेड़ पौधे जो होते हैं, बाकी के पेड़ पौधे आधे करते हैं और शैवाल वगैरह जो होता है, यानी कि जो हरे रंग के होते हैं ना, काई वगैरह, ये सब वो आधा काम निपटा देते हैं प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखते हैं। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोसोम। मीजोसोम क्या है ना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी कि अविकसित कोशिका है, उसमें श्वसन, डीएनए की प्रकृति, प्रोटीन संश्लेषण में मदद, ये सारे के सारे काम करते हैं मीसोसोम। और बाकी हमारे शरीर में तो अलग अलग घटनाएं होता ही है, जैसे पाचन हो गया, जन श्वसन, ये सबका अलग अलग कार्य है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अपना श्वसन काम अलग करेगा, जो केंद्रक है डीएनए का अलग रचन करेगा, लेकिन इसमें सारे के सारे सम्मिलित रूप से होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सारे के सारे सम्मिलित रूप में होंगे, श्वसन, डीएनए की प्रकृति, प्रोटीन संश्लेषण, और सारे को सम्मिलित रूप में क्या बोलेंगे, तो मीसोसोम यानी मीजोसोम। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती है। तो जो WBC होता है ना, WBC उसका भी कोई आकार नहीं होता है, अमीबा की तरह ही होता है। रेड ब्लड सेल तो ऐसे होते हैं RBC, लेकिन जो WBC होता है कुछ इस तरह से होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। आगे देखते हैं। जॉन इवेंगेलिस्टा परकिंजे, मुझे परकिंजे मिल चुका है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। पुरकिंजे है तो इसका काम होगा प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे यानी कि पुरकिंजे जो वैज्ञानिक है वो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य शब्द के लिए जाने जाते हैं। और जीवद्रव्य क्या है इसको मैंने बहुत बार बताया ऊपर में, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य करके। आगे है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से लिए गई सामग्री को अवरोधित करने और कोशिका के अपचित घटकों को बचाने का कार्य करता है। तो यह है लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या करता है कि कोई भी अवशिष्ट पदार्थ को अपने अंदर कैच करता है और कोशिका के बाहर ली गई, जो कोशिका के बाहर से आता है ना, उसको पहले कैच करेगा, देखेगा, ट्रीटमेंट करेगा सही है कि नहीं है, उसके बाद क्या करेगा, ये अपडेट कर देगा। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया समझ लेते हैं। ये हो गया कोशिका, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करेगा ना कि जब भी बाहर से कोशिकाएं आ रही है, जो भी बाहर से कोशिकाएं आई, उसको क्या करेगा कि केंद्रक में जाने से पहले बोलेगा कि तुम मेरे पास आओ। जो लाइसोसोम है ये बोलेगा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चेक करूँगा। और ये क्या करता है कि उस बाहर से आए हुए पार्टिकल को चेक करता है। अगर खराब रहेगा तो अपने अंदर कैच कर लेगा, और अच्छा रहेगा, जरूरतमंद रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया को भेज देगा, अपना शोषण वगैरह करेगा।
एनर्जी डेवलप करेगा और खराब रहेगा तो अपने अंदर में कैच करके उसे अपघटित कर देगा। इस तरह से लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है। आगे टाइप 2 है, अगले वीडियो में टाइप 2 को देखेंगे। और समय काफ़ी लग गया दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, तो अगला वीडियो का थोड़ा सा ज़्यादा अगर हिम्मत बनता है तो ही कर पाऊँगा मैं। ठीक है।